वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का जो सेकंड लेक्चर है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जो मेरे पास एप्लीकेशन चल रहा था, तो मेरे पास आज का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हो गया था, हम लोग अगला पढ़ लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पहले हम लोग फटाफट ये समझ लेते हैं कि भैया मेरे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन दिया गया है, जैसे मान लो मैंने एथिलीन लिया, और इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन गैस के साथ कराता हूँ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा मीथेन गैस, प्लस इस प्रोसेस में कुछ हीट निकलेगी। तो जो भी इस प्रोसेस में हीट निकलने वाली है उसका नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब जो भी मेरे पास हीट निकलेगी यहाँ पर, उसका नाम क्या हो जाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक भाई। तो प्रत्येक एल्कीन के लिए मेरे पास होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो वही देखना है कि मेरे पास किस एल्कीन में हीट ज़्यादा निकलेगी, या मेरे पास किस एल्कीन में मेरे पास हीट क्या होगी, कम निकलेगी। ठीक। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको जानकारी में होना चाहिए, नहीं है तो देख लीजिए। जो स्टेबिलिटी होती है, वो हमेशा एनर्जी के इन्वर्सली होती है। मतलब कुल मिला के जो स्टेबिलिटी है वो एनर्जी के हमेशा क्या होती है? इन्वर्सली होती है। तो कहीं पर जितनी ज़्यादा मेरे पास स्टेबिलिटी होगी उतनी वहाँ एनर्जी कम डेवलप होगी, और जितनी मेरी स्टेबिलिटी कम होगी एनर्जी वहाँ पर उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। मतलब सीधी सी बात है, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो एनर्जी कम, अगर स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी तो एनर्जी क्या? ज़्यादा हो जाएगी। तो वही मेरे को देखना है कि किस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल पाए तो हम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी निकाल पाएंगे। सीधी सी बात है कि अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है किसी एल्कीन की, तो वहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी कम आ रही तो वहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म। मतलब अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, उसमें अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बन रहे हैं इन कंपेयर टू अदर, तो वो जो जिसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बन रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान कम हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहीं पर लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास 1 ब्यूटीन है। फिर मैंने अगला एक मॉलिक्यूल लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल है। मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में आप देखिए, इस वाले में 2 अल्फा H हैं, ओनली 2 अल्फा H हैं, और इस वाले में अगर आप देखेंगे तो भैया इधर भी 3 अल्फा H हैं, इधर भी 3 अल्फा H, मतलब 6 अल्फा H हैं। यहाँ पर आपके जो अल्फा H हैं वो 2 हैं, और इस वाले में 6 अल्फा H हैं। यानी सीधी सी बात है, ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला एल्कीन कम स्टेबल है। यानी इस वाले एल्कीन में जो ज़्यादा स्टेबल है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम निकलेगी, और जो कम स्टेबल है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा निकलेगी। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, मेरे पास एल्कीन की स्टेबिलिटी का क्या है? कोई एक पॉइंट नहीं है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का, आप बस केवल स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर आप भाई मेरे स्टेबिलिटी चेक कर पाए, अगर आप स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का पता लग जाएगा कि क्या है, ज़्यादा है या कम है। सेकेंड पॉइंट मेरे पास क्या है? अगर मेरे पास कोई एल्कीन एरोमेटिक नेचर का है, मेरे पास लीनियर कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, देखिए ये जो मेरे पास एल्कीन है वो लीनियर कॉन्जुगेटेड है,
और मेरे पास ये साइक्लिक एरोमेटिक है, मगर ये देखिए ये जो है वो केवल लीनियर है मगर एरोमेटिक नहीं है। तो ये वाला एल्कीन जो है, ये जो आपका दिख रहा है काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि ये एरोमेटिक में काउंट होगा। ये किस में काउंट होगा? एरोमेटिक में। और ये एलिफैटिक में काउंट होगा। ये किस में काउंट होगा? एलिफैटिक में। देखो दोनों में 3-3 डबल बॉन्ड है, मगर भाई ये भी एल्कीन वाला कंपाउंड है, ये भी एल्कीन वाला कंपाउंड, मगर दोनों में जो स्टेबिलिटी है वो इसकी ज़्यादा है, बेंजीन वाले की ज़्यादा है। तो बेंजीन वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब बेंजीन वाले की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या हो जाएगी मेरे पास? कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? मतलब जितनी ज़्यादा वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी उतना ही मेरे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान क्या हो जाएगा? कम। तीसरा पॉइंट क्या है? मान लो मेरे को दो एल्कीन दिए गए जिसमें नंबर ऑफ एल्फा एच बराबर है, जिनमें नंबर ऑफ एल्फा एच बराबर है। मान लो ये दे दिया गया, एक एल्कीन ये दिया गया और एक मेरे को ये दे दिया गया C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर मेरे पास CH3 है, यहाँ मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास H है। बताओ दोनों एल्कीन में यहाँ पर भी 6 अल्फा एच है, सब मिला करके देख लीजिए। और मेरा जो सेकंड केस है उसमें भी आपका 6 अल्फा एच है, मगर भाई दोनों में ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो भाई मेरे पास जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, ठीक है ना, मेरे पास जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये मेरे पास ध्यान रखिएगा मोर स्टेबल में काउंट होगा। ये मेरे पास, आप इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखें। और ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, मतलब जो अनसिमेट्रिकल वाला एल्कीन है भाई मेरे वो ज़्यादा स्टेबल देखा गया है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होता है ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन। तो भाई अगर मैं बोल रहा हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? कम होगी। लास्ट पॉइंट में आ जाओ, अंतिम पॉइंट। अगर मेरे पास कोई एल्कीन सिस है, जैसे ये ऐसे लगा लिया तो भाई मेरे पास सिस एल्कीन हो गया। और ये मेरे पास कोई एल्कीन ट्रांस है, तो भाई मेरे ट्रांस वाला जो एल्कीन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। जो मेरे पास ट्रांस वाला एल्कीन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से आपको पता है ये मेरे पास ट्रांस एल्कीन है, ये मेरे पास ट्रांस एल्कीन और ये मेरे पास कंपैरेटिवली कैसा है? सिस एल्कीन। तो इन दोनों में अगर कोई ज़्यादा स्टेबल पूछेगा तो मैं बता दूंगा, सीधी सी बात है कि इस वाले में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, यानी ट्रांस एल्कीन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या है? कम होगा इन कंपेयर टू सिस। अब मैं फाइनली एक लास्ट में क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। हाँ, अगर मेरे पास कोई एल्कीन, एक आखिरी पॉइंट और देख लो, अगर मेरे पास कोई एल्कीन एंटी एरोमेटिक है, तो ये काफ़ी कम स्टेबल, हाईली लेस स्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक काफ़ी कम स्टेबल होते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये दे दिया जाए साइक्लोब्यूटाडाईन और ये सिंपल ब्यूटाडाईन। अगर इन दोनों में पूछ देता है कि भैया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी, तो ये एंटी एरोमेटिक है। वो एरोमेटिसिटी का लेक्चर जब बनाया जाएगा तब देखिएगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये काफ़ी कम स्टेबल होते हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम, मतलब इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसकी, चूँकि इसके कंपेयर में ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो काफ़ी क्या होगी? कम होगी। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन ये है, मैं कुछ एल्कीन देने जा रहा हूँ, और उन सभी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बता देना। कंपैरेटिवली क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि बिल्कुल नॉन कंपैरेटिवली दे दे कि आप कंपेयर ही ना करा पाए। जैसे मेरे पास पहला मॉलिक्यूल मैंने एथिलीन का दे दिया, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने प्रोपीन का दे दिया, तीसरा मॉलिक्यूल मैंने दे दिया 2-ब्यूटीन का। फिर मैंने क्या करा, फिर एक एच हटा करके यहाँ अगल बगल 2 मेथिल कर दिए, और यहाँ डबल बॉन्ड, इधर एक मेथिल है और यहाँ मेरे पास एच है, और लास्ट मॉलिक्यूल मेरे पास जिसमें सारे मेरे मेथिल हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि इन सारे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्रम में। तो ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है,
ये मेरे पास D है, ये मेरे पास E। तो देखिए पहले मॉलिक्यूल में तो कहीं पर किसी प्रकार की कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही, तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, चूँकि स्टेबिलिटी बहुत कम है इसकी, तो इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन काफ़ी कम होगी। इसमें देखिए 3 अल्फा H आ गए, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। इसमें देखिए आपके 6 अल्फा H आ गए, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो गई। इसमें देखिए आपके 9 अल्फा H आ गए, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो गई, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा H बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा अल्फा H बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आपका जो होगा वो हीट ऑफ हाइड्रोजन, उतने ज़्यादा आपके हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनेंगे। और देखिए लास्ट वाले में जो है वो कहीं ना कहीं आपके 12 अल्फा H हैं। इस वजह से इस वाले में जो हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा बनने वाले, यानी लास्ट फॉर्म मोर स्टेबल है। लास्ट फॉर्म चूँकि मोर स्टेबल है तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसके जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, सबसे कम मेरे भैया E में होगी, उससे ज़्यादा D में होगी, उससे ज़्यादा C में होगी, उससे ज़्यादा B में होगी, उससे ज़्यादा A में। तो ये जो मेरे पास ऑर्डर बन गया, ये जो मेरे पास ऑर्डर बन गया, ये किस चीज़ का ऑर्डर हो गया? ये ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बात क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन एक कंप्लीट हुआ मेरा। हो सकता है कि मैं इस तरह के छोटे छोटे लेक्चर्स ही डालूँ ताकि आपको क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिल सके देखने के लिए वीडियो लेक्चर में। तो आपका एक पर्टिकुलर कोई छोटा सा टॉपिक क्लियर करके चला गया, क्योंकि क्वेश्चंस टॉपिक वाइज बनते हैं। तो यहाँ पे आज का जो मेरा डिस्कशन था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो मैं बता दूं आप किसी भी एल्कीन का ऑर्डर सेट कर सकते हैं अगर आपको उसकी स्टेबिलिटी पता है। स्टेबिलिटी के लिए आप ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट है, इनको देख लीजिए। ठीक, तो ये मेरा एक एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, और ये मेरे पास एप्लीकेशन था हाइपर कॉन्जुगेशन था। अब नेक्स्ट पर हम लोग फिर से 1-2 कोई एप्लीकेशन लेके आएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के, फिर ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।